चलिए, आज एक थर्मल पावर प्लांट के एक्सपर्ट की तरह सोचते हैं। हम एक ऐसी इंजीनियरिंग मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं जहां एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पा रही है और इसकी वजह कहीं गहरी छुपी हुई है। तो होता क्या है कि पावर प्लांट के दिल में पानी को भाप में और फिर वापस पानी में बदलने का एक लगातार साइकिल चलता रहता है और इसी से बिजली बनती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी, मतलब इसकी कुशलता, सिर्फ एक कंपोनेंट पर टिकी है और एक अकेला नंबर हमें ये बताने वाला है कि वो कंपोनेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। ये है वो कंपोनेंट, सरफेस कंडेंसर। इसका काम बहुत सीधा है। टरबाइन से जो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली भाप आती है उसे ठंडा करके वापस पानी बनाना। अब मजे की बात यह है कि जब भाप वापस पानी बनती है तो वो एक जबरदस्त वैक्यूम पैदा करती है और असल में यही वैक्यूम है जो भाप को टरबाइन के ब्लेड से खींचता है और बिजली पैदा करवाता है। तो मतलब सारा खेल इस बात पर है कि कंडेंसर को ठंडा करने वाला पानी कितना ठंडा है। पानी जितना ठंडा, वैक्यूम उतना स्ट्रांग, और वैक्यूम जितना स्ट्रांग, पावर जनरेशन उतना ही ज्यादा। सिंपल। लेकिन टेम्परेचर को ठीक से समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में बात करनी होगी। सबसे पहले आता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या जिसे हम डीबीटी कहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। एक नॉर्मल थर्मोमीटर उठाइए और हवा का टेम्परेचर नाप लीजिए, बस वही है डीबीटी। ये हमारा बेसलाइन है। अब आता है असली खिलाड़ी, वेट बल्ब टेम्परेचर या WBT। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रकृति की कूलिंग लिमिट है। जब हवा में पसीना सूखता है और ठंडक महसूस होती है ना, बस वही WBT का कमाल है। ये वो सबसे कम टेम्परेचर है जहां तक हम पानी को सिर्फ हवा और इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की मदद से ठंडा कर सकते हैं। ये फिजिक्स का नियम है। तो हमारे पावर प्लांट के लिए ये WBT ही वो सैद्धांतिक, मतलब थियोरेटिकल परफेक्ट टेम्परेचर है। इससे ज्यादा ठंडा पानी करना मुमकिन ही नहीं है। यही हमारा बेंचमार्क है, हमारा लक्ष्य है। और इस थ्योरी को असलियत में बदलने की कोशिश कौन करता है? ये विशाल नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ये एक बहुत बड़ा हीट एक्सचेंजर है। पर सवाल ये है कि ये अपना काम कितनी अच्छी तरह कर रहा है। चलिए इसके परफॉर्मेंस को ग्रेड देते हैं। तो इसके परफॉर्मेंस को नापने के दो तरीके हैं। पहला है रेंज। ये बहुत सीधा है। टावर के अंदर जो गर्म पानी गया और जो ठंडा पानी बाहर आया, उनके टेम्परेचर में कितना फर्क है, मतलब टावर ने कितना काम किया। और दूसरा, और हमारे केस के लिए सबसे जरूरी, वो है अप्रोच। ये एफिशिएंसी नापता है। ये हमें बताता है कि जो ठंडा पानी हमें मिला वो उस आइडियल टेम्परेचर यानी WBT के कितने करीब पहुंच पाया। तो रेंज बताता है कि काम कितना हुआ, लेकिन अप्रोच बताता है कि काम कितनी अच्छी तरह हुआ। अब जब हम ये भाषा समझ गए हैं तो चलिए सीधा इंजीनियरिंग ऑडिट के डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। डिजाइन के हिसाब से इस कूलिंग टावर को 4.4 डिग्री सेल्सियस का अप्रोच देना चाहिए था। मतलब ठंडे पानी का टेम्परेचर WBT से सिर्फ 4.4 डिग्री ज्यादा होना चाहिए था। ये इसका वादा था। लेकिन असल में जो अप्रोच मिल रहा है वो है 9.6 डिग्री सेल्सियस, मतलब डिजाइन से दुगने से भी ज्यादा। यही है हमारी असली प्रॉब्लम। और ये चार्ट तो मतलब पूरी कहानी साफ साफ बता देता है। देखिए, अप्रोच गैप डिजाइन से लगभग दुगना हो गया है। इसका सीधा नतीजा, कंडेंसर में जाने वाला पानी ज्यादा गर्म है और वैक्यूम कमजोर हो गया है। और हाँ, वैक्यूम में नंबर जितना बड़ा होता है, वैक्यूम असल में उतना ही कमजोर माना जाता है। ऑडिट की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, बॉटलनेक मिल गया है। सिस्टम की रुकावट कूलिंग टावर की खराब हेल्थ है। क्योंकि ये टावर पानी को डिजाइन टेम्परेचर तक ठंडा नहीं कर पा रहा, इसलिए सिस्टम डिजाइन वैक्यूम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। पर सवाल ये उठता है कि ये अप्रोच वाला मीट्रिक रेंज से इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? आखिर कुछ डिग्री के फर्क से इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? इसका जवाब छुपा है इफेक्टिवनेस के फॉर्मूले में। देखिए, अप्रोच की वैल्यू नीचे है डिनोमिनेटर में। मैथ्स का सीधा सा नियम है, नीचे वाली संख्या जितनी बड़ी होगी, फाइनल रिजल्ट उतना ही छोटा होगा। तो जैसे जैसे अप्रोच बढ़ता है, टावर की इफेक्टिवनेस घटती जाती है। रिपोर्ट का एक सेंसिटिविटी एनालिसिस इसे और भी साफ कर देता है। देखिए, अप्रोच में सिर्फ 1 डिग्री की खराबी का परफॉर्मेंस पर नेगेटिव असर -4.66% है, जबकि रेंज में उतने ही बदलाव का पॉजिटिव असर सिर्फ +2.28% है। मतलब अप्रोच में खराबी का असर लगभग दोगुना बुरा है। तो ये
पूरी एक चेन रिएक्शन है। खराब अप्रोच मतलब गर्म पानी मतलब कमजोर वैक्यूम मतलब टरबाइन की एफिशिएंसी कम, और नतीजा कम बिजली उत्पादन। तो ऑडिट हमें बताता है कि इसके पीछे कुछ फिजिकल वजह हो सकती हैं, जैसे टावर के अंदर गंदगी या स्केल जमना, जिसे फाउलिंग कहते हैं, या फिर हवा का फ्लो ठीक न होना, या टावर के अंदरूनी पार्ट्स का डैमेज हो जाना। तो अब आगे क्या करना है? ऑडिट ने हमें बिल्कुल साफ साफ अगले कदम बताए हैं। सबसे पहले पानी का एक्चुअल फ्लो वेरीफाई करना होगा। दूसरा, वैक्यूम की कैलकुलेशन को दोबारा चेक करना होगा। और सबसे ज़रूरी ये कंफर्म करना होगा कि हमारे सारे सेंसर सही डेटा दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम मशीन में नहीं बल्कि उसे नापने वाले गेज में हो। ये केस सिर्फ एक पावर प्लांट का नहीं है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग प्रणालियों में एफिशिएंसी कभी एक झटके में खत्म नहीं होती। वो धीरे धीरे कुछ डिग्री और कुछ प्रतिशत में खो जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी दुनिया को चलाने वाले सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी में ऐसे छिपे हुए अप्रोच गैप कहाँ हैं जो चुपचाप हमारी क्षमता को कम कर रहे हैं।